बायोलॉजी में जिसको भी डर लग रहा है, डरने की जरूरत नहीं है। जिसको भी भयंकर रूप से डर लग रहा है, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है बायोलॉजी में। ओके, क्योंकि अब हम स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी का पूरा सीरीज। लगभग एग्जाम के लिए भी टाइम है, एग्जाम से लगभग 4 से 5 दिन पहले तक पूरा सीरीज खत्म कर लेंगे। ओके, तो आपको बायोलॉजी में बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, 1% भी डरने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ ध्यान से सेशन कंप्लीट करना है, कंसंट्रेट होकर सेशन कंप्लीट करना है। आपको समझने में दिक्कत कहाँ हो रही है, आपके कौन से कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, प्रॉब्लम कहाँ है, ये मुझे लगभग पता है। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग मैं बताऊंगा। तो आज हम पार्टिकुलर सेशन में डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 7 के, बायोलॉजी के यूनिट नंबर 7 के बारे में। ओके, जिसका नाम है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन 3 चैप्टर में डिवाइडेड है। लगभग इससे 20 मार्क्स के क्वेश्चन आते ही आते हैं। ओके, 3 चैप्टर में डिवाइडेड है। लास्ट 3rd चैप्टर है इसका इवोल्यूशन, जिससे लगभग 2 to 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो इसको साइड में रखते हैं अभी। मेन कंसंट्रेट करेंगे इसमें, लगभग 16 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। इससे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन से एंड मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से। तो हमारा आज का सेशन कंप्लीटली फोकस करेगा इन्हीं दोनों चैप्टर पे। इट्स ओके, तो इस 2 चैप्टर को समझने से पहले हम कुछ बेसिक समझते हैं। बेसिक में सबसे पहले हमको समझना होगा जीन क्या है। जीन, जिसको मेंडल्स ने फैक्टर कहा था, जो क्रॉस बनाते हैं ना, टी टी क्रॉस विथ टी टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये है क्या है, इसको मेंडल ने फैक्टर क्यों कहा। फिर जीन क्या है, फैक्टर के बाद जीन क्या है, जीन के बाद जीन में क्या होता है, जीन को क्यों हम बोलते हैं यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, तो उसके बेस पर हम जीन भी डिफाइन कर लेंगे। ठीक है, एलील्स क्या होता है ये भी समझ लेंगे। हेटेरोजाइगस क्या होता है, होमोजाइगस क्या होता है, जीनोटाइप, जीनोटाइपिक, फिनोटाइपिक, सब कुछ। ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्या होता है, डायहाइब्रिड क्या होता है, सब कुछ लगभग बेसिक हम डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद चलेंगे चैप्टर में। तो आज सबसे पहले समझते हैं जीन क्या है। जीन को समझने के लिए आप बिल्कुल छोटा सा कंसेप्ट समझिए। सेल लगभग सबको मालूम है। ठीक है, चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, सब बॉडी में सेल होता है। सिंपल, आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। बचपन से क्या, लगभग 6, कम से कम 6 से पढ़ते आ रहे होंगे। ठीक है, सेल इज द यूनिट ऑफ लाइफ, बेसिक एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, और यू कैन से सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। ऐसा पढ़ते हैं आप लोग कि सेल जो है पूरे बॉडी का स्मॉलेस्ट पार्ट है, लिविंग स्मॉलेस्ट पार्ट है। ठीक है, ये सबको क्लियर होगा। तो इसके लिए आप ये समझिए, जैसे मान लीजिए कोई सिंपल मान लीजिए एक इंडिविजुअल है, ये बस कैजुअली मान लीजिए ये कोई ह्यूमन है। ठीक है, या फिर कोई प्लांट्स मान लीजिए, कोई प्लांट्स है, ये प्लांट्स है, चाहे ह्यूमन या प्लांट्स मान लीजिए। इसका बेसिक यूनिट क्या हो जाएगा, दोनों का ही क्या हो जाएगा, एक सेल। ये क्या है, सेल। ओके, सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, क्रोमोजोम्स। ये सेल के अंदर क्या है, क्रोमोजोम्स। क्रोमोजोम्स को क्या बोलते हैं, जेनेटिक मटेरियल। ओके, तो क्रोमोजोम्स को बाहर निकालते हैं। बाहर निकालेंगे क्रोमोजोम्स, लगभग ऐसे होता है, आप देखे होंगे ऐसे पेयर में होता है क्रोमोजोम्स, ऐसे होता है ना। जैसे अगर ऐसे नंबर की बात करें तो टोटल 23 पेयर्स होता है ह्यूमंस में। ओके, इसके एक क्रोमोजोम्स की बात करते हैं। एक क्रोमोजोम्स की बात करेंगे तो क्रोमोजोम किससे बना हुआ है, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। ये लगभग सबको मालूम होगा, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। ओके, यहां तक क्लियर है, क्रोमोजोम किससे बना है, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। अब क्रोमोजोम्स को हम उधेड़ देते हैं, अनकॉइल्ड करते हैं। क्रोमोजोम्स को उधेड़ेंगे तो क्या मिलेगा, देखते हैं आखिर क्या है क्रोमोजोम्स में। अब क्रोमोजोम्स को अगर हम उधेड़ देते हैं तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मिलता है क्रोमोजोम्स का। ये कॉइल होता है, कॉइल स्ट्रक्चर कॉइल होता है। ये स्ट्रक्चर आप देखे होंगे क्रोमोजोम्स का। ठीक है, तो हमने क्या किया, क्रोमोजोम्स के एक साइड को अनरैप कर दिया है। अनरैप करेंगे तो डबल हेलिक्स मिलेगा, इसमें डीएनए के डबल हेलिक्स मिलेंगे। और बीच बीच में ऐसे क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन। ये बीच बीच में क्या है, और ये क्या हो गया, डीएनए। डीएनए के दोनों बोन्स है। ठीक है, तो डीएनए में क्या होता है, आपको पता है डीएनए में क्या होता है। डीएनए में क्या होता है, एक तो फास्फेट ग्रुप होता है, शुगर होता है, प्लस बेस पेयर होता है, जिसको नाइट्रोजन बेस बोलते हैं। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा सा क्लियर करें। ये तो हो गया स्ट्रिप डीएनए का, ये क्या हो गया, स्ट्रिप डीएनए का। इसी में से क्या होता है, नाइट्रोजन बेसिस ऐसे जुड़े होते हैं, जिसको एटीजीसी बोलते हैं। एटीजीसी, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ये आप पढ़े होंगे जेनेटिक्स कोड में। ये क्या आ गया, ये नाइट्रोजन बेसिस। और इसी में इस बैकबोन में है शुगर प्लस फास्फेट ग्रुप। इट्स ओके, शुगर प्लस फास्फेट ग्रुप। बड़े आराम से समझिए इसको, बिल्कुल ध्यान से। इट्स ओके, ये कंसेप्ट समझ लेंगे हम तो हमको प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस समझने में और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा, बिल्कुल 1% भी दिक्कत नहीं होगा। अगर हम इसको, इस डीएनए को मॉलिक्यूलर फार्मूले में लेके चले तो क्या होगा, सिंपल शुगर, जैसे ये आपको पता होगा, ये शुगर,
ये क्या है, सिंपल शुगर। इन दोनों शुगर को यहाँ से और यहाँ से ये फास्फेट ग्रुप अटैच करता है, ठीक है। और यहाँ से होता है नाइट्रोजनस बेसिस, यहाँ भी क्या होता है, नाइट्रोजनस बेसिस। सेम ऐसे ही इधर भी एक नाइट्रोजनस बेस होता है और इधर भी एक नाइट्रोजनस बेस होता है, ठीक है। यहाँ शुगर का फॉर्म उल्टा होता है ऐसे, ये नाइट्रोजन बेसिस होता है, ठीक है। नीचे भी वही हाल है, नीचे भी आप मान के चलिए ऐसे, यहाँ से नाइट्रोजन बेसिस होता है, ठीक है। और यहाँ दोनों शुगर आपस में अटैच कैसे होंगे, फास्फोरस से। इट्स ओके, यहाँ तक क्लियर है। ये देखिए, ये जो है ये लाइन, ये पूरा ये एक स्ट्रिप बनाता है, ये स्ट्रिप, और ये जो लाइन है नाइट्रोजन बेसिस को छोड़ के, नाइट्रोजन बेसिस छोड़ दीजिए तो ये लाइन ये बनाता है, ये दो स्ट्रिप हो गए ऐसे, ये दो स्ट्रिप हो गए और बीच में नाइट्रोजन बेसिस ऐसे हैं, ऐसे। तो आप चाहे तो इस नाइट्रोजन बेसिस को नाम दे सकते हैं, जैसे मान लीजिए इसको मान लीजिए ए है, ये टी है, ए और टी के बीच में डबल बॉन्ड होता है, ये तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले ही। और ये मान लीजिए जी है और ये सी है, इट्स ओके, इतना क्लियर है। तो यहाँ ए मान लीजिए, अगर ए के अपोजिट में क्या होगा, टी, अगर ये जी है तो ये सी, फिर ए टी जी सी सी जी, कुछ भी हो सकता है, ये मान सकते हैं नाइट्रोजन बेसिस, ठीक है। इतना क्लियर है। तो ये है डीएनए, ये हिस्टोन प्रोटीन, ये क्रोमोसोम्स, यानी डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन मिलकर बना रहा है क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स आ गया सेल के अंदर और ये सेल पूरा बना दिया रहा है पूरा बॉडी, ठीक है। तो अब देखिए ये डीएनए में क्या क्या है, डीएनए में फास्फेट ग्रुप, शुगर प्लस नाइट्रोजन बेसिस। तो सिंपल डीएनए को डिफाइन कैसे कर सकते हैं, डीएनए इज ए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, सिंपली कर सकते हैं, डीएनए इज ए, सिंपली कर सकते हैं, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड इज ए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। यानी अब देखिए न्यूक्लियोटाइड क्या है, अब अगर एक फास्फेट ग्रुप, एक शुगर और एक नाइट्रोजन बेसिस ऐड हो गया तो इसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोटाइड। तो कह सकते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन मेड अप बाय शुगर प्लस फास्फेट प्लस नाइट्रोजनस बेसिस। तो सिंपल का क्या कर सकते हैं, यानी फास्फेट, शुगर प्लस नाइट्रोजन बेसिस, ये तीन मिला के क्या बना रहा है, न्यूक्लियोटाइड। फिर ये तीन मिला के क्या बनाएगा, न्यूक्लियोटाइड। यानी ऐसे ऐसे बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड है तो क्या कर सकते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। एक से अधिक न्यूक्लियोटाइड है तो क्या बोलेंगे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो यहीं पे एक कंसेप्ट और आ जाएगा न्यूक्लियोसाइड का, न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड क्या होगा, सिंपल फास्फेट ग्रुप हटा दीजिए ऐसे, शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेसिस, अगर इसमें से फास्फेट ग्रुप हटा देते हैं तो क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोसाइड। तो पहले न्यूक्लियोसाइड बनेगा शुगर प्लस नाइट्रोजन बेसिस, उसके बाद इसमें फास्फेट ग्रुप, दो शुगर को फास्फेट ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा तो क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड। तो सिंपल डीएनए क्या है, डीएनए इज ए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन मेड अप बाय शुगर प्लस फास्फेट प्लस नाइट्रोजन बेसिस, इट्स ओके। यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसका जरूरत पड़ेगा हमको मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में। इनहेरिटेंस मतलब कोई भी कैरेक्टर, जैसे मान लीजिए प्लांट की बात करें, इसका फ्लावर रेड कलर है, अगर इसका सीड हुआ, सीड से नया प्लांट बना तो उसमें रेड कलर का फ्लावर हुआ, तो कैरेक्टर इस प्लांट से इसके प्रोजेनी में गया, उसके प्रोजेनी से अगले प्रोजेनी में गया, यानी जनरेशन आफ्टर जनरेशन अगर कोई कैरेक्टर ट्रांसफर हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, इनहेरिटेंस। द पैटर्न ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन इज कॉल्ड इनहेरिटेंस, ठीक है। जैसे किसी भी इंडिविजुअल का, जैसे मान लीजिए कोई आदमी है, इसका हेयर कर्ली है, इसके बच्चों में भी वो जा रहा है कैरेक्टर, तो कैरेक्टर कैसे ट्रांसफर हो रहा है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, तो वो ट्रांसफर कैसे हो रहा है, उस प्लांट से उस एनिमल के जर्म सेल में आ रहा है वो कैरेक्टर, जर्म सेल से क्या कहाँ आ रहा है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। तो जर्म पे सेल पे आने का मतलब क्या है, क्रोमोसोम्स पे, क्रोमोसोम्स का मतलब क्या है, डीएनए पे। अब हम बात कर लेते हैं जीन की। जीन को कहा जाता है, जीन इज ए कोडिंग सीक्वेंस ऑफ डीएनए। अब देखिए ये डीएनए है, अभी अगर कोड किया गया है, कोडिंग सीक्वेंस क्या होता है, जैसे किसी न किसी चीज से कोड किया गया है, देखिए इतना कोडिंग है ना, यानी अगर यहाँ कोडिंग है तो आपको पता है ये तीनों मिलके कोई ना कोई अमीनो एसिड बनाएंगे, वो अमीनो एसिड कोई प्रोटीन बनेगा, प्रोटीन या तो स्ट्रक्चरल होगा, मसल्स वगैरह बनेंगे, या तो फंक्शनल होगा। जैसे अगर केराटिन या मेलानिन होगा तो हेयर वगैरह के लिए, हेयर नेल्स वगैरह के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होगा, तो हेयर बना रहा है तो स्ट्रक्चर बन रहा है ना। तो यानी अब ये कोडिंग था, पूरे डीएनए में कुछ कोडिंग सीक्वेंस होते हैं, कुछ नॉन कोडिंग सीक्वेंस होते हैं, ठीक है। तो ये कोडिंग था तो कुछ ना कुछ बना रहा है, यानी अब मान लीजिए यहाँ पे फ्लावर कलर है और फ्लावर कलर के लिए ये कोड है, यानी ये कोड जहां पे रहेगा वहां पे फ्लावर कलर आएगा, ठीक है। तो सिंपल जीन क्या हो गया, जीन इज द कोडिंग सीक्वेंस ऑफ डीएनए, इसी को बोलते हैं यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। बहुत सारे बुक में आपको जीन क्या लिखा मिलेगा, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, सिंपल है यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस,
यही तो इनहेरिटेड हो रहा है, यही तो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा रहा है। तो सिंपल कर सकते हैं, या तो कोडिंग सीक्वेंस ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन, या फिर जीन इज द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, दोनों सही है। ठीक है, जीन की बात अब कर रहे हैं, करंट में कर रहे हैं, जीन और इसकी कोडिंग सीक्वेंस की बात कर रहे हैं। लेकिन जब मेंडल ने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस दिया था, उसमें इनको पता ही नहीं था कि डीएनए क्या होता है, कोड क्या होता है, जेनेटिक कोडान्स क्या होते हैं, जीन क्या होता है, कुछ भी पता नहीं था। सिर्फ वो ये बताए थे इनहेरिटेंस को स्टडी करते हुए कि कोई एक फैक्टर है जो किसी कैरेक्टर को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक लेके जाता है, सिर्फ फैक्टर, इसके अलावा उनको कुछ नहीं पता था। जीन एक फैक्टर है, जीन तो उनको पता ही नहीं था, कोई एक फैक्टर है जो किसी भी कैरेक्टर को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में लेके जा रहा है। जैसे आप बहुत फेयर हैं तो भी पेरेंटल कैरेक्टर होगा, या फिर आपके हेयर ब्राउनिश हैं, आप ही के हेयर ब्राउनिश हैं तो पेरेंटल कैरेक्टर होगा वो, या फिर कोई भी ऐसे कैरेक्टर, आपकी आई कलर आपकी मम्मी से मिलता है, आपका चेहरा आपकी मम्मी से मिलता है तो भी क्या पेरेंटल है। तो वो आ रहा है ना, आज के करंट सिनेरियो में देखें, अगर आज के मॉडर्न युग में, तो हमको पता है वो क्यों आ रहा है, कौन से जीन की वजह से, पर्टिकुलर जीन ही पता है कौन से जीन की वजह से है। लेकिन 1865 में जब मेंडल्स ने काम किया था, उस समय उनको नहीं पता था। उस समय उनको सिर्फ ये पता था कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते हैं। इसी इनहेरिटेंस के पैटर्न को स्टडी करने के लिए वो पूरा का पूरा प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस दिए। ये मेंडल्स के अकॉर्डिंग, मेंडल्स के एरा में 18वीं सेंचुरी के आसपास में, ये क्या है, फैक्टर, ये क्या है, फैक्टर। और इसी फैक्टर को हम कोई नाम दे देते हैं, इसका कोई नाम देते हैं। जैसे मान लीजिए अगर फ्लावर कलर की बात कर रहे हैं तो इसको आर, ठीक है, यानी आर जीन जो है, ये नाम हो गया आर जीन या फैक्टर, मेंडल्स के अकॉर्डिंग फैक्टर। आर फैक्टर रेस्पॉन्सिबल किसके लिए, रेड कलर फ्लावर के लिए, ठीक है, क्लियर है। आर क्यों लिखते हैं फ्लावर के लिए, अगर हम टालनेस की बात करें, हाइट की बात करें तो कैपिटल टी क्यों लिखेंगे। अब ये कैपिटल आर क्यों लिख रहे हैं, कैपिटल टी क्यों लिख रहे हैं, जैसे कैपिटल आर है तो इसको डोमिनेंट बोलते हैं, और स्मॉल रहेगा तो उसका रिसेसिव होगा, ठीक है। डोमिनेंट क्या, रिसेसिव क्या, जैसे मान लीजिए आपको पता है कि जितने भी क्रोमोसोम्स हैं वो पेयर में होते हैं, पेयर में था ना, लेकिन रिप्रोडक्शन के समय गैमीट फॉर्मेशन होता है तो ये हाफ हो जाते हैं। यानी अगर ह्यूमन की बात करेंगे तो 23 की दर्शाएगा मेल से और 23 की दर्शाएगा फीमेल से। ये 23 क्या हो गया, हाफ बन के गैमीट बना लिया, क्या बना लिया, गैमीट। ये भी हाफ बन के क्या बना लिया, गैमीट। अब देखिए ये दोनों पेयर में थे तो 46 थे, यानी 23 पेयर, ये पेयर में है ना, ये इसीलिए हमेशा ये पेयर में होता है। जीन भी किस में होता है, पेयर में। तो हम लोग मेंडल की जब बात करेंगे, इनहेरिटेंस की जब बात करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस की बात करेंगे, सिर्फ फैक्टर की बात करेंगे, हम जीन की बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो फैक्टर को एक कोड दे देंगे, कैपिटल आर, कैपिटल टी, स्मॉल आर, ये सब वही कोड है, सेम एक कोड है, ठीक है। इसी पे हम बात करेंगे आगे। अब देखिए अगर मान लीजिए या समझिए वो डोमिनेंट और रिसेसिव, अगर मान लीजिए ये मेल की तरफ से आ रहा है, ये 23 पेयर, और ये 23 पेयर फीमेल की तरफ से आ रहा है, ठीक है। मान लीजिए इधर मेल का हाइट लॉन्ग है और फीमेल का हाइट क्या है, शॉर्ट है, ठीक है। हाइट की बात करें, मान लीजिए इनके बच्चे लॉन्ग हो गए, हाइट इनका अधिक हो गया, तो सेम क्रोमोसोम दोनों तरफ है ना, 23 पेयर इधर भी, 23 पेयर इधर भी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इधर से जो भी लॉन्ग के लिए, यानी टालनेस के लिए जो भी क्रोमोसोम्स है, उसके ऊपर जो भी फैक्टर है, टालनेस के लिए जो भी फैक्टर है, वो अपने आप को क्या किया, इसके बेटे में अपने आप को एक्सप्रेस किया। यानी समझो आप ये कह सकते हैं कि इधर से जो लॉन्ग वाला जीन है, लॉन्ग वाला फैक्टर है, वो इस पे भारी पड़ा, विनर हुआ, ये दोनों एक साथ आए तो इधर से टालनेस वाला मेल की तरफ से आ गया उसके बच्चे में। तो अगर इधर से भी मान लीजिए कैपिटल टी आ गया और इधर से स्मॉल टी आ गया, स्मॉल टी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया, विनर नहीं है, जीता ही नहीं, इधर विनर है तो इसको क्या लिख दिया, कैपिटल से। तो जब दो कैरेक्टर एक साथ आते हैं, उनमें से एक कोई अपने आप को F1 में एक्सप्रेस करता है, मतलब फर्स्ट जनरेशन में एक्सप्रेस करता है, तो उसको बोलते हैं डोमिनेंट, इट्स ओके। तो इस पूरे सेशन का मेन मोटिव क्या था कि हम जाने ये कैपिटल आर क्यों लिखते हैं या स्मॉल टी क्यों लिखते हैं, या फैक्टर क्या होता है। फैक्टर क्या, जीन ही है, जो हम मॉलिक्यूलर बेसिस में बात करेंगे जीन ही है, लेकिन मेंडल के समय तक ये क्या था, फैक्टर था, सिंपल फैक्टर था। तो अभी हमको क्या स्टार्ट करना है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में क्या यूज होगा, एक कोड यूज होगा, कोड, जैसे कैपिटल टी, कैपिटल आर, ग्रीन, एलो, वाई, जी, टी, ये सब क्या है, एक कोड है। उस कोड को क्या कहा गया, फैक्टर। फैक्टर मतलब
आज के समय में जीन यानी वो डीएनए का जेनेटिक कोड, तो इसी से हम लोग क्रॉस बनाएंगे। क्रॉस का मतलब क्या है, जैसे एक क्रोमोसोम से एक पेरेंट्स की तरफ आया यानी कैपिटल आर एक तरफ से आया, फिर दूसरे पेरेंट से दूसरा क्रोमोसोम से आ रहा है, जैसे एक पेरेंट से इधर कैपिटल आर आ गया, दूसरे पेरेंट से क्या आ गया, स्मॉल आर आ गया। तो ऐसे क्या करेंगे, उस कोड को यूज करके यानी दोनों को क्रॉस करेंगे तो क्या बनेगा हम समझेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। मेंडल्स का जब समय था 1856 का, जब 1856 में मेंडल्स ने क्रॉस बनाना स्टार्ट किया, तो उस समय इस पूरे इनहेरिटेंस पैटर्न का मेन कैरियर क्या था, जो कैरेक्टर को लेके आता था फैक्टर। तो मेंडल्स ने ये नहीं बता पाया कि फैक्टर एक्चुअल में है क्या, जीन क्या, इनहेरिटेंस हो क्यों रहा है, ओके, क्योंकि उनके समय पे इतना डेवलप माइक्रोस्कोप वगैरह नहीं था। और एक और रीजन था, मेंडल्स को ज्यादा उसमें वैल्यू नहीं मिला, क्योंकि मेंडल्स ने अपने पूरे जेनेटिक के पैटर्न में, पूरे जेनेटिक की स्टडी में, जेनेटिक्स में सिंपली कौन से, इट इज अ पार्ट ऑफ बायोलॉजी, एंड मेंडल्स totally explained his experiment on the basis of statistics. They incorporate whole statistics in the genetics. That's why he was not famous in its own time. इन्होंने क्या किया कि पूरे जेनेटिक्स में स्टैट्स को डाल दिया, मैथमेटिक्स को डाल दिया, पूरा फ्रीक्वेंसी वेस्ट कर दिया। आपको पता है बायोलॉजिस्ट जितने होते हैं उनको थोड़ी मैथ कम आती है, तो जितने उसने बायोलॉजिस्ट थे, साइंटिस्ट थे बायो के, उनको लगा कि उल्टा पुल्टा काम किया है, इनके काम को कोई वैल्यू नहीं मिला उस समय 18th सेंचुरी के आसपास। 1866 में इन्होंने पेपर के द्वारा पब्लिश करके अपने पूरे कंसेप्ट को दे दिया। उसके बाद 1902 और 1903 में सट्टन एंड बावेरी नामक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इनके पूरे वर्क को रिपीट किया एनिमल्स पे। सट्टन ने ग्रासहॉपर पे काम किया, बावेरी ने सी अर्चेन्स नाम का कोई समुद्री एनिमल्स होता है, ठीक है, उस पे काम किया। दोनों ने एनिमल्स पे काम किया, कि ने ग्रासहॉपर पे एक ने सी अर्चिन्स पे काम किया, सटन बावेरी दोनों ने 1902 एंड 1903 में। तो ये काम करने के बाद सेम जो मेंडल्स के फाइंडिंग थे, मेंडल्स ने जो कंक्लूजन दिया था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, पूरा का पूरा पैटर्न नहीं मिला इन लोगों को, सटन बावेरी को। तो सटन और बावेरी के अलावा भी बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट थे जो मेंडल्स के वर्क को दोबारा किए। ओके, तो कहने का मतलब क्या है, फैक्टर्स के बाद फिर साइंटिस्ट 19th सेंचुरी में काम किए, तो बोले कि जो फैक्टर्स मेंडल ने कहा है वो क्रोमोसोम्स है, जो फैक्टर्स है वो क्या है, क्रोमोसोम्स है, यानी क्रोमोसोम्स ही एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है और उसी से ये कैरेक्टर ट्रांसफर हो जाते हैं। उसके बाद टीएच मॉर्गन ने इसको अपने ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर वाले एक्सपेरिमेंट से इसको प्रूव भी किया कि क्रोमोसोम्स में ये टोटल जो फैक्टर्स जो है वो क्रोमोसोम बेस्ड ही है। 1910 में पूरा का पूरा क्रोमोसोम बेसिस इनहेरिटेंसी दे दिया। जो सटन एंड बावेरी ने कहा था कि मेंडल्स के रूल्स को लगभग सभी ऑर्गेनिज्म फॉलो करते हैं, उसको टीएच मॉर्गन ने ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पे पूरा का पूरा क्रोमोसोम बेस्ड स्टडी करके क्लियर कर दिया कि ये जो मेंडल्स थे वो सही थे। तो फिर जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट आगे बढ़ा, समय आगे बढ़ा, हमारे पास मॉडर्न इक्विपमेंट आ गए, तो 1952 में हर्शे एंड चेस ने क्या किया, डीएनए को एक्सप्लेन किया, यानी डीएनए ही एक जेनेटिक मटेरियल है, इसको हम लोग पढ़ेंगे उसमें मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में, अभी सिंपल शॉर्ट जानिए। 1952 में क्या हुआ, अभी देखिए काम किस पे था, मेंडल्स ने फैक्टर का, उनको कुछ नहीं पता था। फिर सटन बावेरी के बाद फिर टीएच मॉर्गन 1910 में 1910 में टीएच मॉर्गन ने बता दिया कि ये क्रोमोसोम्स है, इनहेरिटेंस का यूनिट। उसके बाद 1952 में क्या बताया गया, हर्शे एंड चेस के द्वारा डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। फिर 1953 में वाटसन एंड क्रिक ने क्या दिया, डीएनए का पूरा डबल हेलिक्स मॉडल दे दिया, यानी ये डबल हेलिक्स मॉडल, 2 हेलिक्स होते हैं डीएनए में और ये इसी के बीच कोडिंग सीक्वेंस होता है, ये कोडिंग सीक्वेंस जो है इसी को जीन कहा गया है, यही जीन जो है मेंडल के समय फैक्टर था। क्लियर हो गया, सिर्फ आज के सेशन का मतलब यही था। डीएनए में डबल हेलिक्स मॉडल होते हैं, डीएनए में कोड होते हैं, जो कोड किसी न किसी कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इसी कैरेक्टर को यही यूनिट उस कैरेक्टर को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में लेके जाता है, तो इसी कोडिंग सीक्वेंस को जीन बोलते हैं। और ये जीन कहाँ पे है, डीएनए में, ये डीएनए कहाँ है, क्रोमोसोम्स पे, यानी टीएच मॉर्गन भी सही थे, ये क्रोमोसोम्स सेल के अंदर, और सेल के अंदर ही कैरेक्टर ट्रांसफर होता है, इसी को मेंडल्स ने फैक्टर कहा था, यानी मेंडल भी सही थे, बस मेंडल ने इसका एविडेंस नहीं दे पाया, जेनेटिक पैटर्न जो था उसका एविडेंस नहीं दे पाया कि क्या हुआ, कैसे हुआ। ओके, तो हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं।